ओ माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टेक होल्डर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टेक होल्डर की मीनिंग, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में डिफरेंस और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या होता था वो हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस देखने कुछ हमें, और उसके साथ ही साथ हमें देखने हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर। तो एक स्टेक होल्डर की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो पहले अब लोग देखेंगे कि एक्सपेक्टेशंस की स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती है। तो एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है? स्टेक होल्डर का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया था कि वो सारे लोग जो कि फाइनेंशियली किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, और उसमें उनका क्या होता है, इंटरेस्ट रखते हैं। कि कैसा इंटरेस्ट रखते हैं? फाइनेंशियली इंटरेस्ट रखते हैं, पैसों से इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी तरह डायरेक्टली जुड़े चाहे इनडायरेक्टली जुड़े हो, अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर। देखें डिटेल में देखना है, लास्ट पार्ट इसका पार्ट 1 देखो, फिर इसको देखो, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर, तो जितने भी स्टेक होल्डर है उनकी क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है। जितने भी स्टेक होल्डर है, ये एक मान लो आपका क्या है, फर्म है, ये एक बिजनेस है, तो उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग भी जुड़े हुए हैं, क्या मतलब है भाई, जो ओनर है, इसका जो मालिक है वो भी जुड़ा है, यहाँ का जो एम्प्लॉय है वो भी इसमें से जुड़ा हुआ है, काम करता है भाई, जो सप्लायर है वो भी क्या करता है, यहाँ पर सामान पहुँचाता है, ठीक है। सप्लायर के साथ साथ गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे अटैच है, वो भी कौन है, स्टेक होल्डर है। ये सारे के सारे लोग कौन है, स्टेक होल्डर है, किसी न किसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो सबका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो इंटरेस्ट देखेंगे वो किसका देखेंगे, एम्प्लॉयर्स का। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ में डिफरेंस होता है, लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो वो एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है ओनर, शेयर होल्डर मतलब जो मालिक होते हैं, एक तरह से जो मालिक होते हैं, जो मेन होते हैं, ओनर जो होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक एम्प्लॉयर्स की अपने ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, एक एम्प्लॉयर्स की एक ओनर की क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, ठीक है। तो देखो नंबर 1 पहला काम तो वो चाहता है बेटा, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। जो पैसा ओनर ने, मान लो ये मैं तो नहीं हूँ यार, चलो मान लेते हैं मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने फर्म में पैसा लगाया है 5 लाख रुपए। तो जो 5 लाख रुपए लगाया ना, उसके लिए चाहता है वो सेफ्टी हो उसे पैसे की, पैसा खराब ना होने पाए, किसी तरह उसका पैसा सेफ रहे। नंबर 2 अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न। भाई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, चाहे ओनर हो चाहे शेयर होल्डर हो, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं, उन पे रेगुलर रिटर्न मिले। भाई अगर मैंने कुछ 5 लाख रुपए लगाए हैं तो एटलीस्ट 10-20 हज़ार रुपये तो मुझे मिलना चाहिए ना, फेयर मिलना चाहिए और रेगुलर मिलना चाहिए। रेगुलर ये नहीं एक बार मिला फिर अब 6 महीने तक फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशंस होती है। मिले ना मिले वो अलग बात है, एक्सपेक्टेशंस तो होगी ना। भाई मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना, ये मेरे मुझसे पढ़ने वाले बच्चे इस बार 95, 96 सारे बच्चे लेके, जैसे इस बार बच्चे लेके आए हैं, उसी तरह आपकी अगली बार और अच्छा रिजल्ट जाए, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। आप लोग पढ़ोगे तभी तो वो पूरी होगी ना। नंबर 3 कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा लगाया उस पर उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 एक्यूरेट, अप टू डेट एंड रेगुलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट द फर्म। यहाँ पर नहीं लिखा है, जो भी वर्किंग कंडीशन है, अबाउट लिख लो, अबाउट लिखा नहीं तो लिख लो, बना के लिख सकते हो, अबाउट वर्किंग कंडीशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की वर्किंग कंडीशन क्या है, एक्यूरेट एकदम सही, अप टू डेट एंड रेगुलर इन्फॉर्मेशन, रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। भाई मैंने पैसा लगाया है तो मुझे मालूम तो होना चाहिए, मैं शेयर होल्डर हूँ तो मुझे मालूम तो होना चाहिए फर्म में फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके लिए मुझे सारी रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। नंबर 5 इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन। इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में। भैया कोई भी डिसीजन बना रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो शेयर होल्डर को भी बुलाना चाहिए। ये नहीं कि खाली जो मालिक लोग हैं, ओनर है 4-5 वो नहीं, ये पैसा तो शेयर होल्डर ने भी लगाया ना, तो इनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि वहाँ पर उनको बुलाया जाए। अच्छा एम्प्लॉयर्स में ओनर भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं, तो ये दोनों ही आते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या, कुछ शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेशन है, कुछ ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसलिए एम्प्लॉयर्स में क्योंकि सारे के सारे आते हैं, तो इनकी इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हो, कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, तो भाई सबको बुलाना चाहिए, ठीक। नंबर 6 अ पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी
फॉर विच दे कैन फील प्राउड, और इनकी एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि कंपनी की इमेज ऐसी हो दुनिया के सामने ताकि हम लोग को फील प्राउड हो सके। समझ में आ रही बात? ये बेसिक 6 एक्सपेक्टेशंस है और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 एक्सपेक्टेशंस कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो लर्न कर लेना, पेपर में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आगे देखो अगली एक्सपेक्टेशन है बेटा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। एज अ एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? ये तो नौकर लोग, मालिक लोग थे, अब नौकर का मतलब क्या हो गया? जो जॉब करते हैं, ठीक है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होगी? ठीक है, तो अब एम्प्लॉय जो है सबसे पहली तो एक्सपेक्टेशन ये है कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब, जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ सिक्योरिटी हुई है, नहीं आज कर रहा हूँ कल कह दे भैया कल से काम पे ना आना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए जॉब की, नंबर 1। नंबर 2, फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब साफ सुथरा, मतलब ये नहीं कोई तरह से चीट ना हो, बात 10,000 को ही उसको 5,000 दे रहे हो, ऐसा नहीं हो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी, जो भी वेजेस और सैलरी दे रहे हो तो उसको फेयर दो। भाई 500 रुपये बात करके लाए लेबर से वेजेस के लिए कि आज शाम को आप मैं 500 रुपये दूंगा, लेकिन 500 जिसको आप 200 दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट। भाई काम करा रहे हो लेबर से, एम्प्लॉय से, तो कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए? वर्क कंफर्टेबल होना चाहिए। ये नहीं धूप पे ले जाके छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा टेंट वगैरह लगवा दो, पंखे वगैरह होना चाहिए, कूलर वगैरह होना चाहिए, एसी नहीं है तो कम से कम पंखे तो लगवा दो, समझ रहे हो? तो सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयज़ की। नंबर 4, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन एंड ग्रोथ। अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अब मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ तो ऐसी जगह पे वर्क करूँ वहाँ पर मुझे ऐसा काम सिखाया जाए कि मुझे प्रमोशन भी मिले और साथ ही साथ मेरे अंदर ग्रोथ भी हो। ठीक। नंबर 5, क्विक एंड फेयर रिड्यूसल ऑफ ग्रीवेंसेस। जल्द से जल्द कोई भी कंप्लेन हो तो उसका क्या हो? सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक। नंबर 6, ग्रीवेंसेस मतलब होता है शिकायतें। नंबर 6, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स। प्रोटेक्शन होनी चाहिए ट्रेड यूनियन राइट्स की। ट्रेड यूनियन को हम लोग डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इतना समझ लो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनके लिए बोलने वाला कोई होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गई। क्लियर है यहाँ तक? तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो, बाकी की एक्सपेक्टेशन भी आपको जल्द से जल्द आके बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जो बच्ची हुई एक्सपेक्टेशंस है उसको भी देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ सप्लायर्स। अगर सप्लायर क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लिया मैंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा फ्रेम में है कि नहीं पहले ये बताओ मुझे। हाँ जी सर है। तो ये मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक दुकान है, मान लो एक शॉप है ना। तो अब इस दुकान पे कोई सामान पहुँचाता है, मान लो मैं मार्कर बेचता हूँ, ये दुकानदार जो है मार्कर बेचता है। ठीक। तो इसको कोई ना कोई सप्लायर होगा ना जो इसकी दुकान में आकर जो है सप्लाई करता होगा, ब्रेड मक्खन ये सब मिलता है ना, तो कोई आते हैं ना साइकिल पे लेके अंकल सब दुकान पे देने के लिए, पता है कि नहीं वो कौन होते हैं? सप्लायर होते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है जो दुकान पे आपको सामान पहुंचाते हैं? तो पहले एक्सपेक्टेशन उनकी है कि फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लाईज, जो भी सामान उन्होंने सप्लाई किया है उस पर उनको फेयर प्राइस मिलना चाहिए, आप चीट मत करना उनके साथ। ठीक, ये उनकी एक्सपेक्टेशन। नंबर 2, रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट। रेगुलर पेमेंट मिलनी चाहिए, टाइम पे पेमेंट मिलनी चाहिए, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। ये नहीं कि आप बोलो कल आ जाओ भैया, परसों आ जाओ, बड़ी मेहनत से आते हैं। सप्लायर के एक्सपेक्टेशन है कि वो क्या हो, उनको रेगुलर और टाइमली पेमेंट मिले। नंबर 3, रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी पेमेंट। जो रीजनेबल टर्म्स ऑफ कंडीशन होनी चाहिए कि जो ऐसा नहीं हो कि जिस डिलीवरी और पेमेंट की किस टाइम पे डिलीवरी करनी है, क्या पेमेंट होनी है, और कंडीशन जो होनी चाहिए रीजनेबल होनी चाहिए, किसी तरह का कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए। नंबर 4, रेगुलर ऑर्डर फॉर सप्लाई। जो भी ऑर्डर मिले सप्लाई का वो रेगुलर मिलना चाहिए। यह नहीं कि आपने बोला आज सामान दे दो, अब 1 महीने तक आप सामान ही नहीं खरीद रहे हो। कोई दुकानदार से सामान बेच रहा है सप्लायर, तो वो चाहता है कि रेगुलर बेसिस पे आप उसको ऑर्डर दो। ठीक। नंबर 5, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपकी जो कंपनी है या आपको जो भी दुकान है, आपको जो बिजनेस है, उसकी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बता दो। मालूम चले बहुत लॉस में हो, उसको दिखा दिया अरे हम तो बहुत फ़ायदे में, वो आपको उधार पे सामान दे के चला गया। अब आप क्या कर रहे हो? अब उसको बेवकूफ़ बना रहे हो, पैसा तो वहीं नहीं दोगे, कहाँ से पेमेंट कहाँ से करोगे? तो अपनी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन आप सप्लायर को बता दो, ये एक्सपेक्टेशन है सप्लायर की। ठीक, 5 है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर जो जिन क्रेडिटर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है? क्रेडिटर समझते हो जो उधार देते हैं आपको, ठीक है, तो उनका क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसे बैंक ही हो गया, बैंक ने आपको लोन दिया है, वो सब कौन है? क्रेडिटर है।
तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी? तो पहली, सेफ्टी ऑफ द लोन्स गिवन बाय देम टू द इंटरप्राइज। जो भी लोन उन्होंने एक इंटरप्राइज यानी कि बिजनेस को, फर्म को दिया है, उसकी सेफ्टी होनी चाहिए लोन की। आप लेके लोन, उनका पैसा जो है भाग मत जाना, ठीक है। नंबर 2, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मतलब अगर लोन लिया है भाई तो उसको क्या करो, रेगुलर बेसिस पे उसका पैसा वापस करो। नंबर 3, रिटर्न्स ऑफ लोन्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब जो भी टाइम पे बात हुई है स्पेसिफिक टाइम पे, उस टाइम पे उसका लोन वापस कर देना चाहिए। नंबर 4, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज। वही चीज़, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी बिजनेस की, अगर आप लॉस में उसको बता दो, प्रॉफिट में हो तो उसको सही बताओ। नंबर 5, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ एसेट। मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है। अगर लोन का पैसा नहीं दे पाए तो कुछ एसेट्स गिरवी रख दो, ताकि अगर उसको लोन का पैसा नहीं मिल रहा है तो भाई क्रेडिटर को उसको कुछ ना कुछ सामान मिल जाए तुम्हारा। समझ में आ रही बात? तो ये होती है एक्सपेक्टेशन क्रेडिटर की, ठीक, क्लियर है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट और सोसाइटी, और इस दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पेपर में, बोर्ड एग्जाम में आपको इन दोनों में से एक ना एक तो दिखेगा, चाहे 2 पूछे चाहे 5 पूछे, लेकिन गवर्नमेंट और सोसाइटी में से एक पूछेगा ही पूछेगा। फिर से बता दे रहा हूँ, साल के शुरुआत में ही, ठीक है, क्लियर है। और एक बीच में वीडियो में ही बताना चाहूँगा, अगर ऐसे बच्चे जो कि प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो करेली में नियर जमुना वैली स्कूल के पास हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर और हर साल ऐसा होता है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, तो जितने भी बच्चे इलाहाबाद के हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको लास्ट में मालूम चलता है और वो लेट कर जाते हैं। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे कांटेक्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों दे रखा है, क्लियर है, ठीक। बाकी आपको यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें प्रोवाइड की ही जा रही है, ठीक। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या भैया? नंबर 1, गवर्नमेंट की भी तो एक्सपेक्टेशंस है ना, कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहती टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट चाहती जो भी लॉ एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको फॉलो किए जाए। नंबर 2, टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली रेगुलरली ऑन टाइम। जो भी टैक्स पे करना है वो रेगुलरली टाइम पे कर दो। नंबर 3, टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट। जो भी पब्लिक सर्वेंट करप्ट है उनको अवॉइड करो। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड समझते हो, हर चीज़ हमारे पास लिमिटेड है, तेल है ना, लकड़ियाँ है, जंगल है, फॉरेस्ट है, तो वो स्केर्स है, तो उसका प्रॉपर यूज़ करो, ऑप्टिमम तरीके से, उसको वेस्ट मत करो। नंबर 4, टू असिस्ट इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन ये भी होती है एक एज अ स्टेक होल्डर कि आप उसको असिस्ट करो, जब एक बिजनेस क्या असिस्ट करे नेशनल प्रॉब्लम, जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको दूर करने में। भाई पॉवर्टी कैसे दूर होगी? जॉब दे दो, जॉब दोगे पैसा आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस होती है गवर्नमेंट की एक बिजनेस फर्म से, ठीक। एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरल पब्लिक यानी कि सोसाइटी, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, हम लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है? पहला तो यही है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इतने ढेर तरह के पॉल्यूशन है, उससे हमें क्या मिले? प्रोटेक्शन मिले, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक। नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर तरीके से क्या करें? यूज़ करें, और उसको बेहतरीन से बेहतरीन जगह पर यूज़ में लाए, ठीक है। नंबर 3, हेल्प वीकर सेक्शन। सोसाइटी का ये एक्सपेक्टेशंस है कि जो गरीब लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि गवर्नमेंट उनके लिए, वो बिजनेस जो है, फर्म जो है, उनके लिए क्या करे? जॉब लेके आए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करे, ठीक। नंबर 4, प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल का मतलब ये है कि यूपी, बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, सब में बराबर से ग्रोथ हो। एक आध जगह ये ना हो कि मुंबई बहुत आगे निकल गया, महाराष्ट्र और यूपी पीछे, ऐसा ना हो। नंबर 5, प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ को भी आप क्या दो? इंपॉर्टेंस दो। ये होती है एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी बच्चा एक्सपेक्टेशन। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यही सेम लिख के आ जाओ, जो मैंने लिखा है पेपर बोर्ड में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। गवर्नमेंट सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने को तो ये भी आ सकता है, और इस दोनों में से 2 ही पूछेगा, 5 नहीं पूछने वाला। इसमें से आपसे 5 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सारी चीज़ें मैंने करा दी। 2 डिफरेंस थे जो कि मैंने नहीं कराए थे, वो लास्ट में अब मैं करा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर और कस्टमर। देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा आप लोग, क्या आ रहा है? तो शेयर होल्डर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है? शेयर होल्डर का मतलब बेटा मैंने बताया था ना आप लोगों को कि शेयर होल्डर कौन होता है? आपका जो पैसा बिजनेस में लगाता है। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर भी होता है। कस्टमर कौन होता है? सामान खरीदता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ध्यान से। पहला,
दो दो ही याद करना, 4 दे रखे लेकिन आप 2 ही याद कर लो, इनफ है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। नंबर 1, स्टेक शेयर होल्डर एज स्टेक होल्डर एज दे हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन द कंपनी। शेयर होल्डर कौन होता है कि स्टेक होल्डर होता है जो कि फाइनेंशियली स्टेक रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कस्टमर कौन है? कस्टमर आर नॉट स्टेक होल्डर एज डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन द कंपनी। कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं होता है पहली बात, और वो फाइनेंशियली स्टेक नहीं रखता है, उसको सामान नहीं मिलेगा तो कहीं और चला जाएगा, कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन शेयर होल्डर का नुकसान होता है अगर उसको बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो। नंबर 2, शेयर होल्डर इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी बाय बाइंग इट्स शेयर्स। शेयर होल्डर क्या करता है? मनी इन्वेस्ट करता है, ठीक है, लेकिन कस्टमर मनी डज नॉट मनी इन्वेस्ट, ठीक है। नंबर 3, शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर को फायदा होता है अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, बट कस्टमर का क्या है? कस्टमर कोई प्रॉफिट नहीं होता है। और लास्ट है रिस्क, शेयर होल्डर अंडरटेक रिस्क। शेयर होल्डर रिस्क बियर करता है, समझ रहे हो, शेयर होल्डर रिस्क बियर करता है, भाई पैसा लगाता है, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो शेयर होल्डर क्या होगा? लॉस होगा। लेकिन कस्टमर को क्या लॉस है? ये दुकान बंद तो अगली दुकान में चला जाएगा, ये दुकान बंद फिर अगली दुकान में चला जाएगा, कस्टमर का कोई भी लॉस नहीं होता है। क्लियर है? आगे उसके बाद अगला और नेक्स्ट है और लास्ट डिफरेंस है शेयर होल्डर और क्रेडिटर में। क्या डिफरेंस है? क्रेडिटर वो होते हैं जो सामान आपको उधार में देते हैं, जैसे बैंक हो गया, आपने उन्होंने लोन दिया, अब पैसा भी तो उधार में ही मिलता है ना, तो वो भी क्रेडिटर में आते हैं। तो नंबर 1, शेयर होल्डर इट देयर इंटरनल स्टेक होल्डर। तो शेयर होल्डर कौन है? इंटरनल, घर का आदमी है, पैसा लगाता है ना, ओनर या एम्प्लॉय ही तो पैसा लगाते हैं। लेकिन क्रेडिटर कौन होता है? दे आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो कौन होते हैं वो? एक्सटर्नल, बाहरी आदमी है, बैंक हो गया, सप्लायर हो गया, सब कौन है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। नंबर 2, दे इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्रेडिटर दे ओनली गिव लोन टू द कंपनी। ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ लोन देते हैं कंपनी को, उससे और उनको कोई मतलब नहीं होता एक्स्ट्रा। दे अज्यूम ग्रेटर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल। शेयर होल्डर रिस्क अज्यूम करते हैं, बट दे अज्यूम लेस रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लोन। क्रेडिटर क्या करते हैं? रिस्क रहता है लेकिन थोड़ा सा रहता है, ठीक। नंबर 4, दे शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, भाई प्रॉफिट मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में, लेकिन दे डू नॉट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी एंड रिसीव ओनली इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। क्रेडिटर को सिर्फ अपना इंटरेस्ट मिलता है जो भी उन्होंने लोन वगैरह दिया है, बाकी कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। नंबर 5, दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैविंग वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं? मेंबर होते हैं कंपनी के, उनके पास वोटिंग राइट्स होता है, बट जो क्रेडिटर होता है उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है, वो सिर्फ बाहर से मतलब रखता है, उसको अपने जो भी उसने उधार में सामान दिया उससे मतलब होता है, बाकी उसको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 2 डिफरेंस रह गए, तो वो भी मैंने बता दिए। और डेट्स इट, कंप्लीट चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो, पार्ट 2 ये अपलोड हो गया। 2 पार्ट के अंदर मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन दिया। चाहता तो मैं आपको 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर करा देता, बट अब पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड पे पेपर बनने लगा, इसलिए मैंने ऑन डिटेल थोड़ा सा इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करो। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो। वहाँ आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत सी टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, ताकि आप लोग की भी हेल्प होती रहेगी। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।